हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 6 संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक के विषय में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने लिंग, वचन और कारक के 4 भेदों के विषय में पढ़ा था। आज हम कारक के आगे के 4 भेदों के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कारक का 5वां भेद अपादान कारक के विषय में हम पढ़ते हैं। अपादान कारक का अर्थ होता है किसी से अलग होना, दूरी करना या तुलना करना। यानी किसी से अलग होने के अर्थ में, दूरी के लिए किसी से दूर जाने के अर्थ में और तुलना करने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा होती है कि जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। यानी जिस पद में किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होगा वहाँ पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक में देखो से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और से कारक चिन्ह का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी पेड़ पर जो पत्ते उगे हुए थे वो नीचे गिर रहे हैं, यानी पेड़ से वो अलग हो रहे हैं। से कारक चिन्ह हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और से किस लिए लगाया गया है? अलग होने के अर्थ में लगाया गया है। पीले पत्ते हरे पत्ते से बड़े हैं, पेड़ मेरे घर से दूर है, यानी यहाँ दूरी बताई गई है। से शब्द का प्रयोग दूरी बताने के लिए किया गया है। यहाँ पेड़ से अलग होना, हरे पत्तों से तुलना करना, घर से दूरी में अपादान कारक है। इसी तरह से वृक्ष से पत्ते गिरे, ये भी अपादान कारक का उदाहरण है, यानी पेड़ से पत्ते अलग हो गए हैं, गिर गए हैं। इसी तरह से पहाड़ से पत्थर गिरे, यानी पहाड़ पर जो पत्थर थे वो अलग होने का काम यहाँ पर किया गया है, तो ये भी अपादान कारक का उदाहरण है। यानी पहाड़ से का अर्थ अलग होने के अर्थ में, यानी पत्थर पहाड़ से अलग हो गए हैं, तो इसमें भी अपादान कारक है। इसी तरह से वृक्ष से पका फल तोड़ लो, यानी पेड़ पर जो पका हुआ फल उगा हुआ है उसमें उसको तोड़ लो, यानी पेड़ से अलग कर लो, यानी से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में यहाँ पर किया गया है। इसी तरह से बालक घोड़े से गिर गया है, तो बालक घोड़े पर बैठा हुआ था और वो घोड़े से अलग हो गया, तो इसमें भी अपादान कारक है। यानी इसमें क्या हो रहा है? किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का भाव दर्शाया जा रहा है। इसी तरह से यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरात्मा से आई थी, यानी जो स्वतंत्रता की चिंगारी है वो हमारी आंतरिक यानी आंतरिक जो आत्मा है वहाँ से निकली थी, यानी अलग हुई थी, तो इसमें भी अपादान कारक है। इसी तरह से मेरे हाथ से गिलास छूट गया, यानी गिलास हाथ में था और वो नीचे छूट गया, अलग हो गया हमारे हाथ से, तो इसमें भी अपादान कारक है। यानी अपादान कारक में अलग होने का भाव, से का प्रयोग अलग होने का भाव बताएगा, दूरी का बताएगा या तुलना करने में इस से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। यानी जिस भी वाक्य में अलग होने का, दूरी का या फिर तुलना करने का भाव होगा वहाँ पर अपादान कारक होगा। अब हम कारक का 6ठा भेद पढ़ते हैं। कारक का 6ठा भेद होता है संबंध कारक। संबंध कारक में दो शब्दों के बीच संबंध बताया जाता है, या कहने का मतलब यह है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, नाने, नी होता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, रेनू चित्र बनाने की कॉपी लाई, यानी कॉपी का संबंध किससे है? चित्र बनाने से। यह पेंसिल भी मेरी है, यानी यहाँ पर देखो री दिखाई दे रहा है मेरी शब्द में, तो काके की, रा, रे, री कारक चिन्ह में यहाँ दिखाई दे रहा है और पेंसिल का संबंध बताया जा रहा है स्वयं से, तो ये इसमें भी संबंध कारक है। किसकी पेंसिल है? मेरी। किसकी कॉपी है? चित्र बनाने की। यहाँ मेरी और चित्र बनाने की कॉपी में संबंध बताया जा रहा है, इसलिए इसमें संबंध कारक है। इसी तरह से ताले की चाबी खो गई, अब यहाँ पर की कारक चिन्ह में दिखाई दे रहा है, काके की, तो यहाँ विभक्ति चिन्ह ये होता है संबंध कारक का, और ताले और चाबी में संबंध बताया जा रहा है, तो इस वाक्य में संबंध कारक है। इसी तरह से रोहित का भाई घर गया, अब यहाँ पर देखो का दिखाई दे रहा है, का विभक्ति चिन्ह संबंध कारक का होता है और रोहित और उसके भाई में संबंध बताया जा रहा है, तो इस वाक्य में संबंध कारक है, क्योंकि इसमें संबंध को बताया गया है। आशु ऋचा का भाई है, अब इसमें भी का दिखाई दे रहा है और आशु और ऋचा में भाई बहन का संबंध बताया जा रहा है। रीमा का भाई विद्यालय जा रहा है, इसमें भी का दिखाई दे रहा है हमको, ये विभक्ति चिन्ह होता है संबंध कारक का।
मैं मदन के घर नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर के विभक्ति चिन्ह में दिखाई दे रहा है और मदन का उसके घर से संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, के कारक चिन्ह में दिखाई दिया गया है। मदन का संबंध घर से, मेरी, इसी तरह से दूसरा वाक्य है मेरी बहन परीक्षा में प्रथम आई। अब यहाँ पर री दिखाई दे रहा है, मेरी का बहन से संबंध, और तीसरा वाक्य है तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। अब यहाँ पर तुम्हारी का पुस्तक से संबंध बताया जा रहा है, तो इसलिए मदन के मेरी तुम्हारी पदों में संबंध कारक है। इसी तरह से इस कूलर का पंखा खराब है, कूलर का संबंध पंखे से बताया जा रहा है, का विभक्ति चिन्ह भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी संबंध कारक है। ऐसे ही यह पंकज की दुकान है, पंकज का संबंध उसकी दुकान से बताया जा रहा है, तो इसमें भी संबंध कारक है। का शब्द हमें दिखाई दे रहा है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, यानी चेहरे का संबंध बताया जा रहा है उसके साथ, तो यहाँ का विभक्ति चिन्ह भी हमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी संबंध कारक है। यानी इसमें क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम में संबंध बताया जाएगा या दो शब्दों के बीच में संबंध बताया जाएगा, उसमें संबंध कारक होता है। कारक का सातवां भेद होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में जिस पर या जिसमें कोई वस्तु रखी गई हो, यानी किसी के ऊपर कोई वस्तु रखी गई हो या जिसके अंदर कोई वस्तु रखी गई हो, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। तो इसकी परिभाषा होती है, संज्ञा के जिस रूप से आधार प्रकट हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का समय और स्थान आदि का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, पेड़ पर घोंसला है, यानी पेड़ के ऊपर घोंसला है, तो यहाँ पर शब्द हमें दिखाई दे रहा है, ऊपर के लिए पर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब अधिकरण कारक का कारक चिन्ह हम पढ़ेंगे तो में, पे, पर, इसके कारक चिन्ह होते हैं, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है और पेड़ के ऊपर घोंसले का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। घोंसले में अंडे हैं, यानी घोंसले के अंदर की बात की जा रही है, में शब्द का प्रयोग अंदर रखी हुई वस्तु के बारे में किया जा रहा है, तो यहाँ पर में शब्द अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है, तो इसमें अधिकरण कारक है। घोंसला कहाँ है, पेड़ पर, अंडे कहाँ हैं, घोंसले में, यहाँ घोंसले में और पेड़ पर में अधिकरण कारक है। इसी तरह से कबूतर पेड़ पर बैठा है, यानी पेड़ के ऊपर कबूतर बैठा हुआ है, तो ऊपर के लिए पर शब्द का प्रयोग किया है, और पर किसका कारक चिन्ह होता है, अधिकरण कारक का। विशाल के घर में चहल पहल है, में शब्द यहाँ घर के अंदर की बात की जा रही है में शब्द से, तो में शब्द किसका कारक चिन्ह है, अधिकरण कारक का, तो इस वाक्य में भी अधिकरण कारक है। ऐसे ही विशाल पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ता है, पुस्तकालय के अंदर की यहाँ बात की जा रही है, तो इसमें भी अधिकरण कारक है। बंदर छत पर बैठा है, छत के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये भी अधिकरण कारक है, इसमें छत पर में अधिकरण कारक है। अंजलि घर में है, यानी घर के अंदर की बात की जा रही है, तो इसमें भी अधिकरण कारक है। ऐसे ही उसकी गेंद कुएं में गिर गई, कुएं के अंदर की बात की जा रही है, में शब्द का विभक्ति चिन्ह यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है, तो यहाँ पर में शब्द में अधिकरण कारक है। आज सड़क पर कोई रिक्शा नहीं चल रहा है, सड़क के ऊपर की बात की जा रही है कि सड़क के ऊपर कोई रिक्शा नहीं चल रहा है, तो पर शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है जो कि अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो इस वाले वाक्य में भी अधिकरण कारक है। दूध में कुछ गिर गया है, यानी दूध के अंदर की बात की जा रही है कि दूध के अंदर कुछ गिर गया है, तो इस वाक्य में भी अधिकरण कारक है। अब दीप्ति कमरे में गई है, इसमें भी अधिकरण कारक है, कमरे के अंदर गई है, तो में शब्द में यहाँ अधिकरण कारक है। छत पर कुर्सी रखी है, तो छत पर में भी अधिकरण कारक है, यानी छत के ऊपर कुर्सी रखी हुई है, तो यहाँ पर देखो आधार का और किस पर वस्तु टिकी हुई है और किसके अंदर रखी हुई है उसका बोध हो रहा है। मैंने तो सिर्फ पुस्तकों को गद्दी पर रख दिया था, यानी किताबों को गद्दी पर रख दिया था, यानी गद्दी के ऊपर की बात की जा रही है, पर कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है जो कि अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है। अब हम जब इन वाक्यों को हमने पढ़ा है तो इसमें हमको संज्ञा और सर्वनाम के क्रिया के आधार, समय, स्थान का बोध हो रहा है, यानी आधार मतलब किस पर वो वस्तु टिकी हुई है और किसके अंदर रखी हुई है, तो यहाँ पर में, पे पर कारक चिन्ह का प्रयोग हमने किया है। कारक का आठवां भेद होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक में जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए, यानी
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए वहाँ पर संबोधन कारक होता है। यानी संबोधन करना मतलब किसी को बुलाना, किसी को याद करना, किसी को पुकारना। तो यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाएगा। जैसे आप उदाहरण देखिए, अरे भैया बचाओ ज़रा सुनना। अब यहाँ पर देखो किसी व्यक्ति को बुलाया जा रहा है अरे शब्द से, अरे भैया शब्द से। तो यहाँ पर उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। तो हमने विभक्ति चिन्ह पढ़े थे, उसमें हमने संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह पढ़ा था, हे, ओ, अरे। अब यहाँ पर अरे कारक चिन्ह हमें दिखाई दे गया और किसी को बुलाने का यहाँ बोध हो रहा है इस वाक्य में। तो इस वाक्य में संबोधन कारक है। किसे पुकारा गया? भैया को। यहाँ अरे भैया संबोधन कारक है। इसी तरह से अरे ईशान तुम कब आए। अब यहाँ पर ईशान को पुकारा जा रहा है अरे शब्द से और विस्मय सूचक चिन्ह भी लगाया गया है। तो ये भी संबोधन कारक का उदाहरण है। बच्चों समय अमूल्य है। अब यहाँ पर बच्चों को संबोधित किया जा रहा है तो ये भी संबोधन कारक है। अरे शोभित क्या तुम्हारी माताजी आ गई। तो यहाँ पर अरे शोभित, शोभित को बुलाया जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है, तो अरे शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है जो कि संबोधन कारक का कारक चिन्ह है। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। अब ये भी संबोधन कारक का उदाहरण है क्योंकि ईश्वर को याद किया जा रहा है हे शब्द से। तो यहाँ हे शब्द जो है वो संबोधन कारक का कारक चिन्ह है। हेलो मोहन क्या बात है। अब यहाँ हेलो मोहन में भी संबोधन कारक है। इसी तरह से संबोधन कारक में अरे सुरेश तुम अमरनाथ की यात्रा कर आए, इसमें भी संबोधन कारक है, सुरेश को संबोधित किया जा रहा है। हे ईशान तुम अपने घर जाओ, यानी ईशान को संबोधित करके कहा जा रहा है कि तुम अपने घर जाओ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमको या तो संज्ञा सर्वनाम को संबोधित करने का, यानी संज्ञा सर्वनाम को किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाएगा, वहाँ पर संबोधन कारक होता है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को संबोधित कर रहे हैं या बुला रहे हैं उस समय पर हमें बच्चों, भाइयों, लड़कों, लड़कियों शब्द का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, भाइयों, लड़कों, लड़कियों का नहीं। तो इस प्रकार हमने कारक के विषय में पूरा पढ़ लिया है। तो हमारा पाठ 6 कारक पूर्ण हुआ। धन्यवाद।